Hello guys, I hope all of you are well. So guys, in today's class I'll be covering up quadratic equations and we'll be looking at all the different things that are tested in quadratics. It's not just solving quadratics, there are other things as well. So let's just start the lecture. Bismillahirrahmanirrahim. So guys, the first thing that we need to see in quadratics is that what are quadratic equations. अब देखो यार linear equations कौन से होते हैं. Linear equations are equations in which the highest power of the variable is 1. The highest power of the variable is 1, right? But in quadratic equations, what's the difference? So as most of you know, quadratic equations are basically जिसमें highest power of the variable is 2. Equations in which the highest power of the variable is 2. All right, so then अच्छा, तो let's just look at the methods to solve quadratic equations. ठीक है, तो देखो methods to solve quadratic equations. सही है, तो अब देखो यार कौन कौन से मेथड्स होते हैं उनको देख लेते हैं. तो यार देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सही है. द फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन. सही है. अब फैक्टराइजेशन में भी बेसिकली देयर आर 3 types that I'm going to tell you guys. The second one is quadratic formula. अब देखो quadratic formula, there are very rare chances of quadratic formula coming in. आ भी सकता है तो वो complex numbers के topic में आ सकता है because it's just to test a different sort of a concept. The third thing is completing square. अब देखो completing square आ सकता है but again वो solve करने के लिए नहीं आएगा, but it will just be there to test something else. And we'll be looking over the first one, factorization one, and the completing square one in this lecture only. बाकी जो ये second वाला है I'll be going over it in the complex का lecture. अब देखो यार फैक्टराइजिंग वाले लेक्चर में क्या, फैक्टराइजिंग वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू सी है कि फैक्टराइजिंग में किस तरह सॉल्व होता है. तो देखो पहली जो चीज़ होती है ना फैक्टराइजिंग में, वो बेटा आइडेंटिटीज़ होती हैं. सही, आइडेंटिटीज़ के थ्रू हो सकता है. फिर आता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग. ठीक है, अगर कोई भी नहीं हो रहा हो ना इन दोनों में से, अगर आपको लगे कि इट्स नॉट सॉल्विंग फ्रॉम आइडेंटिटीज नॉर इट्स सॉल्विंग फ्रॉम middle term breaking, so all you need to do is try doing it by taking common, which is also known as factorizing. Taking common. ठीक है जी. The next thing that we are looking at is what are algebraic identities, which is basically part of solving a quadratic equation. अच्छा, before that I want to discuss something. अच्छा जी, सो नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द फॉर्म्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब देखो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ना 2 फॉर्म्स हो सकती हैं. सही है. बिफोर सॉल्विंग लेट्स जस्ट लुक एट दिस. देखो इट कैन बी आइदर इनटू एक्सपैंडेड फॉर्म और इट कुड बी इन फैक्टराइज्ड फॉर्म. अब देखो एक्सपैंडेड फॉर्म और फैक्टराइज्ड फॉर्म की थोड़ी सी गेम समझने की कोशिश करना बेटा. देखो एक्सपैंडेड फॉर्म जो होगी ना, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन लगा हुआ होगा. जो बेटा फैक्टराइज फॉर्म होगी उसमें ब्रैकेट्स विल बी मल्टीप्लाइड. ठीक है जी, यहां तक समझ आती है ना. ओके, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स जस्ट लुक एट जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लाइक यू कैन ऑल्सो कॉल इट जेनेरिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र कैसे आती है बेटा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आपको आएगी in a form like this is a general form ax square plus bx plus c. सही है कि सबसे बड़ी जो पावर होगी देखो वो 2 है, उसके बाद 1 है और उसके बाद पावर 0 है, विच इज़ बेसिकली कांस्टेंट. ठीक है जी. अब देखो यार लेट्स जस्ट मूव ऑन टू क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज़. सही है, जिनको हम बेसिकली एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी बोलते हैं. अब बेसिकली हमारे पास 3 तरह की एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं.
ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं? दोज आइडेंटिटीज आर a प्लस बी होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर थर्ड फॉर्म क्या है भाई? तीसरी वाली है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ये वाली चीज़ पे ना आपको फोकस करना है, सही, यू हैव टू फोकस ऑन दीज टू। अभी मैं एक बात करता हूँ, एंड दिस ऑल्सो। अब देखो मैंने आपको बेसिकली क्या बोला, मैंने बोला था आपको कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी आइदर इनटू, इट कैन बी आइदर इनटू एक्सपैंडेड फॉर्म और इनटू फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब देखो बेसिकली मकसद क्या था मेरी बात का? एक्सपैंडेड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस लग रहे होते हैं, और जो दूसरी फैक्टराइज फॉर्म होती है वो कौन सी फॉर्म होती है? जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स हो रहा होता है। तो देखो यार, मैंने लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर। देखो पहले ना मैं एक चीज़ डिस्कस करता हूँ, टू स्क्वायर क्या चीज़ होती है? टू स्क्वायर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसी तरह से अगर a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? a प्लस बी 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इफ इट्स रिटन दैट a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो मेरी बात पे गौर करो वापस से, लेट मी जस्ट अगेन रिपीट माई सेल्फ। देखो क्या लिखा है? एक्सपैंडेड फॉर्म कौन सी है? जिसमें हमारे पास एड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और फैक्टराइज फॉर्म कौन सी? जिसमें ब्रैकेट्स विल बी मल्टीप्लाइड। ओके, तो ये वाली चीज़ मैंने आपको समझाई कि स्क्वायर का मतलब क्या है। तो यार यहाँ पे क्या, 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक सेम ही ब्रैकेट है मगर वो 2 बार मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं ना। तो इसको जब मैं इस, ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज factorized form, and when I want to convert this factorized form into an expanded form, so it will become something like this. अब देखो ये क्या है? दिस इज अगेन मैंने समझाया कि क्यों फैक्टराइज फॉर्म है, कि 2 बार एक ही ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर जब मैंने इसको फैक्टराइज से एक्सपैंडेड में कन्वर्ट किया तो ये हो गया। अच्छा जी, अब मैंने लेट सपोज अगर ये 2 ब्रैकेट्स, डिफरेंट ब्रैकेट्स बट विथ डिफरेंट साइंस बट विथ सेम टर्म्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड, बट ब्रैकेट्स में होके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सी फॉर्म है? फैक्टराइज फॉर्म है। और फिर जब मैंने इसको एक्सपैंड किया तो ये इस तरह से कोई चीज़ बन गई, ठीक है जी। ऑल राइट, अब देखो इसकी ना छोटी छोटी एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स सपोज इफ इट्स गिवन टू मी दैट 3x प्लस 5 होल स्क्वायर को अगर मुझे एक्सपैंड करना है, अब अगेन दिस इज इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। व्हाई? बिकॉज 3x प्लस 5 होगा और 3x प्लस 5 होगा, तो उन्होंने बोला होगा चलो स्क्वायर बना के लिख दो। तो अगर मुझे इसको एक्सपैंड करना है बेटा, दिस विल बिकम 3a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, बिकॉज 3x इज माई a, एंड 2 इंटू 3x इंटू 5 प्लस 25, विच इज़ बेसिकली, मैंने थोड़ा ज़्यादा जल्दी से लिख दिया, मैं वापस से इरेज कर देता हूँ, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 9x स्क्वायर प्लस 2 3 इज 6x, 6 इंटू 5 इज 30x प्लस 25। सो दैट मीन्स दिस इज योर फैक्टराइज्ड फॉर्म एंड दिस इज योर एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है जी, समझ आती है ये वाली बात? ऑल राइट, लेट्स डू अनदर example of it. So let's suppose if I write 2x minus 7, so that whole square, so it is what? It is factorized form. And now if I want to convert it into expanded, so it will become something like this: a square minus 2ab, because देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आना है, बाकी it this sign doesn't matter, कांस्टेंट से पहले वाला साइन डजेंट मैटर, इट ऑलवेज हैज़ टू बी पॉजिटिव, वो चेंज कभी भी नहीं होगा। ठीक है भैया? सो देन इट विल बिकम 49, सो देन इट विल बी 4x स्क्वायर, 2 to the 4, 4 7 28, x plus 49. So that's all right guys, now we'll just be looking at different type. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा हर quadratic equation को इसी तरह expand करो, but there are other methods to do so. Sometimes we will be going from expanded to factorized, or sometimes we will be going to factorized to expanded. अब देखो मैंने जब भी आपको बोला quadratic equation होगा, तो quadratic equation basically expanded form में होगा, हमें उसको solve करने के लिए factorized में करना पड़ेगा। पहले फैक्टराइज में होगा, फिर उसके बाद we'll be converting in, we'll be solving that equation. All right guys,
So I'll just list down the whole concept, that whole method that I've just said verbally, ताकि आप लोग उसको screenshot कर सको, और you guys can use what however way you guys want to use it. अब देखो बेसिकली क्या सीन होगा. सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर उसको सॉल्व करना होगा, सो विल फर्स्ट फैक्टराइज देन सॉल्व. ओके, उसके बगैर नहीं हो सकता. पहले इसको फैक्टराइज करो फिर फॉर्म करो. अब फैक्टराइज करने के मैंने आपको मेथड्स पीछे बता दिए. टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट वी नीड टू फैक्टराइज एंड देन सॉल्व. अब देखो फैक्टराइज के अलावा भी कभी कभी क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाना पड़ता है, बट दैट्स व्हाट आई एम नॉट डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर. ठीक है जी. सो गाइज लेट्स जस्ट स्टार्ट बाय लुकिंग एट डिफरेंट क्वेश्चंस एंड देन वी विल बी looking over the different concepts as well in those questions. So let's just start. Alright guys, let's just look at this question now. अच्छा जी, तो अब देखो यार, what is given in the question? It's given that n square is equals to 5n. So we need to solve it. Basically we need to find all values of n such that कि n square n उस values पे जब square लगे तो वो equal to 5 times that value. ठीक है जी. अब देखो यार, ऑफ कोर्स देयर इज अ स्क्वायर इन द क्वेश्चन. अब यहाँ पे अगर स्क्वायर है, सो दैट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा सॉल्व करने का लिखा हुआ है. अब देखो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ ना, सो आई कैन नॉट अप्लाई एनीथिंग एल्स अदर देन मिडिल टर्म ब्रेक, वो अदर देन टेकिंग कॉमन. दैट वाज माय थर्ड वे टू फैक्टराइज. तो अब देखो कैसे सॉल्व करूंगा. बेसिकली कॉमन कैसे लूंगा. अब देखो यार, दोनों के पास एन की हाईएस्ट कितने हैं. इसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है, बट कॉमन हाईएस्ट कितने. कॉमन हाईएस्ट 1 है, इसके पास भी है, इसके पास भी एक एक, तो सबके पास है. तो अब जो कॉमन हाईएस्ट है ना, वो कॉमन ले लो. तो आपने कॉमन लिया, इसके पास 2 थे, इसके पास 1 बचा और इसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो ये 0 के बराबर तो है. देन वॉट यू डू, यू इक्वेट ईच ब्रैकेट विद 0. So then it will become 9 minus 5 equal to 0 and n equals to 0. So then it will become n equals to 5 and n equals to 0. So that means 5 and 0 are the solutions for the equation. So the answer would be A. So guys, let's just look at this question now. The question says that 3 times 4 plus 2x square equals to 6x square plus 3x. अब देखो यार, जहाँ पे x square आ गया, again it's a quadratic equation, so let's just solve it. So it will become 12 plus 6x square equals to 6x square plus 3x. Now the next step should be to get all terms on one side, so that it gets easier to solve. So now I can cancel these two out since they are same terms but with opposite signs, and then I'll be left with 12 minus 3x equal to 0. So then it will become minus 3x minus 12 minus minus cancel x equals to 4. ठीक है जी. So the answer would be C. So basically, अब देखो, what did I do? I just basically expanded it and then factorized it. अब देखो factorize में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, because then it just became linear and then I just solved it because we quadratic वाला element eliminate हो गया था. So guys, in the next question, we'll be looking at another method to solve quadratic equations, that is middle term breaking. So let's just look at this question now. This question is p square plus 10p minus 39p. 39, sorry. अब देखो यार, basically scene क्या है? Scene is that 10p equals to 39. So guys, why do I need to solve it with middle term breaking and why I can't do it with just taking common? The thing is, guys, इसमें ना इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता. लाइक इफ़ आई वुड हैव टेकन अ कॉमन ओवर हियर, लाइक कि मतलब अगर मैं बोलता कि यार लेट्स जस्ट टेक कॉमन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट वुड हैव बिकम पी स्क्वायर प्लस 10 equals to 39. बट देन आई कैन नॉट अगेन से दैट कि p इक्वल्स टू 39, जैसे मैं पहले कर रहा था कि p को इक्वल, दोनों ब्रैकेट्स को इक्वेट कर देता था 0 से. आई कैन नॉट डू दैट ओवर हियर बिकॉज देन like this is not possible. Like this is not possible. Why it is not possible? It is not possible because we cannot solve equations when there is something other than 0 on the right hand side. सही है ना. We cannot just do that. So what I have to do is I have to apply another method that is called middle term breaking over here to solve quadratic equation. अब देखो middle term breaking का basically technique क्या है. सही है. Like I see a lot of students still struggling to form, like, you know, just to solve by middle term breaking. Why?
बिकॉज लाइक उनसे ना ये जो सेंटर वाला टर्म है ना, यही नहीं उनको समझ आता कि यार कि इसको कैसे लाइक रिप्लेस करना है. सो आई जस्ट बी गोइंग ओवर दैट ट्रिक वेरी क्विकली. तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आपको इस तरह का सॉल्व करना है मिडिल टर्म ब्रेकिंग से, सबसे पहले तो वो फेल होना चाहिए कि वो कॉमन से नहीं हो सकता सॉल्व. ठीक है, तो आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही लगाना पड़ेगा. तो अब आप क्या करोगे, आप बेसिकली ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को विद द साइन मल्टीप्लाई करो. तो आपने जैसे ही मल्टीप्लाई करा, इट जस्ट बिकेम -39p². ठीक है जी. और फिर आपका जो सेंटर वाला टर्म है उसको भी आप अपने साइन के साथ रख दो, इक्वेट कर दो, +10p². तो 10p, सॉरी, माय बैड. तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली ऐसे दो नंबर्स चाहिए, ऐसा पेयर चाहिए जो कि ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होके +10p बन जाए और मल्टीप्लाई होके वो -39p² बन जाए. तो यार देखो, कोई बड़ी बात नहीं है इसको ढूंढना. देखो, मल्टीप्लाई होके क्या बनना चाहिए, -39p. तो आप बेसिकली क्या करो, आप ऐसे पेयर्स बनाओ जो मल्टीप्लाई होके 39 बनते हैं. ठीक है, ऐसे सिर्फ ऐसे पेयर बनाओ जो मल्टीप्लाई होकर 39 बनते हैं. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 39 बनता है, फिर 2 के टेबल में नहीं आता, 3 मल्टीप्लाई बाय 13 बनता है, और नेक्स्ट वुड बी 13 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 12 तक किसी टेबल में नहीं आता, 13 में ही आता है, वो भी 3 टाइम्स आता है. तो आप बस यहीं पे रुक जाओ. ठीक है, आप इसको रिपीट हो जाएंगे तो इसको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब देखो, क्या 39 और 1 का पेयर कभी 10 बनेगा? नहीं बनेगा. क्या 13 और 3 का पेयर बनेगा 10? यस बनेगा. कैसे बनेगा 10? लेट्स जस्ट लुक एट दैट. अब देखो, मुझे पहले इस चीज़ की फिक्र करो कि 10 बनाने की फिक्र करो. देखो भाई, 13 में अगर मैं +13 रखता, अगर मैं +13p रखता और -3p रखता, अब -3p रखता तो वो +10p बन जाता. और जब मैं 13p को मल्टीप्लाई करता -3p से, तो -39p² बन जाता. सो नाउ आई हैव मेड माई पेयर्स. सो नाउ व्हाट डू आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू रिप्लेस 10p विद दिस. ठीक है जी. p² +13p -3p -39p = 0. इसको रिप्लेस कर दिया. नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू, जस्ट टेक कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू. सो p +13 -3p +13 = 0. तो p +13 p -3 = 0, and then p equals to -13 and p equals to 3. That's all. ठीक है जी. So looking at this question, I just need to discuss one more concept with you guys, and that is a concept of factors and roots. अब देखो यार, एक equation अगर होती है ना, so whenever there is an equation, if we need to solve it, ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो देखो बेसिकली ना, पहले हम इसको क्या कर रहे थे, पहले हम इसको फैक्टराइज कर रहे थे. ठीक है, और फैक्टराइज के बाद हम इसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे. तो देखो बेसिकली ना, फैक्टराइज क्या होती है, फैक्टराइज होते हैं फैक्टर्स होते हैं. फिर फैक्टर्स के बाद जब सॉल्यूशंस पे आते हैं, तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस बेसिकली कहलाते हैं रूट. सॉल्यूशंस का दूसरा नाम होता है रूट्स. तो देखो यार, आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई ओवर हियर दैट व्हाट आर फैक्टर्स एंड व्हाट आर सॉल्यूशंस. देखो जी, व्हेन एवर टू द ब्रैकेट्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड, जब इक्वेशन अपने एक्सपैंडेड फॉर्म से फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो वो इस तरह नज़र आती है. किस तरह नज़र आती है? वो इस तरह नज़र आती है. सो दीज आर बेसिकली नोन एज फैक्टर्स. ठीक है जी, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं. और जब इन फैक्टर्स को हम जीरो से इक्वेट करके वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, तो मेरा बच्चा ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रूट्स कहलाते हैं. ठीक है जी. सो यू गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइज डोंट गेट कन्फ्यूज व्हेन दे आस्क यू फॉर फैक्टर्स एंड व्हेन दे आस्क यू फॉर रूट्स. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी याद रखना. देखो, जो ब्रैकेट्स की फॉर्म में होगा ना कभी भी, तो वो क्या होगा, वो फैक्टर होगा. लेकिन जब भी कोई एक्स की स्पेसिफिक, एक्स या किसी भी वेरिएबल की स्पेसिफिक वैल्यू निकली हुई हो, तो समझ जाना वो क्या है, वो रूट्स है. ठीक है. सो गाइज, बेसिकली वी आर डन विद सॉल्विंग वाला पार्ट. मिड टर्म ब्रेकिंग सीख लिया, कॉमन लेना सीख लिया, और मैंने बोला कि quadratic formula I'll be discussing in the complex numbers wala part. But and then there is one thing left that about the solving wala part that I'll come on to later on in this lecture. But let's just look at that, how basically are we tested in the test for quadratics.
तो अब देखो यार, ये जो आइडेंटिटीज़ पीछे पढ़ाई थी, ये बेसिकली ऐसे ही सिंपली नहीं आती कि जो है आप एक्सपैंड कर दो या फिर इसको मतलब बेसिकली फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लो अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में है। तो इस तरह से नहीं आता। बेसिकली देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स दैट दे यूज़, बट द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर सो दैट वी कैन टैकल दोज क्वेश्चंस एज वेल। ओके, सो मैंने क्या बताया, मैंने बेसिकली पीछे 3 आपसे आइडेंटिटीज डिस्कस की थी, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली और a माइनस बी a प्लस वाली b वाली। So then let's just look at this question. If it says that if a plus b equals to 7 and a square plus b square equals to 37, what is the value of ab? So what do they say is that if a plus b equals to 7, a square plus b square equals to 37, एंड देन ए बी का वैल्यू अगर वो हमसे पूछते हैं तो हमें उसका जवाब देना है। तो देखो यार, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही फार्मूला में मुझे नज़र आती हैं, और वो है आइडेंटिटी वाला फार्मूला। वो कौन सी आइडेंटिटी है? ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। सो इफ़ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. So a square plus b square plus 2ab. Can I write it like this? Yes, we can. अब a plus b whole square, a plus b क्या है? a plus b 7 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, so then it will become 49. a square plus b square किसके बराबर है? 37 के बराबर है, ठीक है जी। और 2ab, 49 minus 37 equals to 2ab, तो 49 minus 37 becomes 12, 2ab. 12 upon 2 equals to AB, 2 1s are 2, 2 6s are 12, so AB equals to 6. So that means the answer will be D. So let's just read this question, guys. It says that if n minus m equals to minus 3 and n square minus m square equals to 24, then which of the following is the sum of n and m? ठीक है जी। तो यार देखो, n माइनस m बोला है इसने पहले, n माइनस m equals to minus 3, n square minus m square equals to 24. What is the value? Sum of n and m. तो sum of n and m क्या होगा? n plus m, इसकी वैल्यू चाहिए इसको। तो देखो यार, अगेन which identity is being used in this? It's n square minus m square equals to n minus m into n plus m। ठीक है, यही थर्ड वाली आइडेंटिटी लग रही है इसमें। सो दैट मीन्स कि अब थर्ड वाली आइडेंटिटी को आप यूज़ कर लो। वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, 24 इक्वल्स टू -3 इंटू एन प्लस एम, देन इट वुड बिकम 24 अपॉन -3 इक्वल्स टू एन प्लस एम, -3 1s are and 8s are, so n plus m would be equals to -8। ठीक है जी। So let's just look at this question now. It's written that if 2 is a solution to the equation x square minus kx plus 8 equals to 0, find the value of k. अब देखो, मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कॉन्सेप्ट। मैंने क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था? दैट what are solutions basically and what are factors. तो देखो, solutions क्या आते हैं? Solutions are basically roots. तो if 2 is a solution, तो मतलब x equals to 2 is a solution to an equation. तो that means जब भी x की वैल्यू 2 होती है तो इक्वेशन किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। ऐसा ही है। अब हमें इसको यूज़ करके k की वैल्यू ढूंढनी है। k एक अननोन है, एक अननोन कांस्टेंट है। तो दैट मीन्स 2 अगर डाला इस इक्वेशन में, बेसिकली इक्वेशन क्या है पहले तो वो लिखते हैं। देखो बेटा, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस के 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो इट विल बिकम 4 माइनस 2k प्लस 8 इक्वल टू 0। तो माइनस 2k प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस 2k प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 2k माइनस 12k इक्वल्स टू 6। ठीक है जी। तो आपने क्या किया? आपको पता है सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है तो आपने वही वाली वैल्यू x की जाके डाली इक्वेशन में। आपको पता है वो इक्वेशन 0 के बराबर होगी अगर कोई चीज़ सोल्यूशन है या रूट है। सो दैट्स हाउ यू फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ एन अननोन। All right, guys. So let's just look at this question now. I'll be discussing a new formula in this question. तो अब देखो क्या लिखा है। उसने लिखा है if -1 and 5 are the solutions of a quadratic equations, which of the following could be the equation of the curve? देखो solutions क्या है?
solution number one basically is -1 and solution number 2 is basically 5. अब हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली क्वाड्रेटिक, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो देखो अब हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते कैसे हैं, लेट्स जस्ट लुक एट दैट क्विकली। देखो सॉल्यूशन से अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस हैं तो उसको उसकी ओरिजिनल इक्वेशन पे जाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ रूट्स, इसको SOR लिख रहा हूं, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। SOR क्या है बेटा, SOR इज बेसिकली सम ऑफ रूट्स, एंड व्हाट इज POR, POR इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मतलब सम ऑफ आर अगर x के साथ लिखा हुआ है तो x का जो कोफिशिएंट है वो सम ऑफ रूट्स है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो बेटा अब आपने क्या करना है, आपने सम ऑफ रूट्स अगर निकालने हैं तो यार 5 और 1 का -1 का सम क्या होता है, 4 होता है। तो x² -4x, क्योंकि +4 आता तो माइनस तो उसका जेनेरिक साइन है तो आपने इसके माइनस लगा दिया। और बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता -1 × 5 इज -5, तो -5 हो जाता। तो दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन। सो विच वन इज द आंसर इज B। तो इसलिए आपने, दिस इज हाउ यू फाइंड आउट the original equation from the roots of an equation. अच्छा जी, so let's just look at this question. It's written that if x equals to 3 is a solution of -30 plus kx plus 5x square equal to 0, find the value of k and the other solution. तो यार देखो अब x equals to 3 is a solution of the equation. तो यार अब हमें पता है कि solution क्या है इक्वेशन का, इट इज़, अब इक्वेशन क्या है पहले तो ये देखते हैं, प्लस kx प्लस 5x स्क्वायर। अब इसका सोल्यूशन क्या है बेटा, इसका सोल्यूशन इज x इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स अगर इसमें मैं 3 की वैल्यू डालूंगा सो द इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 0। सो इट्स ईजियर टू कैलकुलेट द अननोन नाउ बिकॉज वी हैव ऑल्सो प्रैक्टिस सच अ क्वेश्चन बिफोर। तो -30 प्लस k, अब इसमें क्या करना है, k x की जगह बेसिकली क्या डालना है, सोल्यूशन डाल दो, तो 3 डालो, प्लस 5x स्क्वायर, ओ सॉरी 5 into 3 square equal to 0. So -30 plus 3k plus 5 into 9 is 45 equal to 0. So 3k plus 15 equal to 0. 3k equals to -15. k is equals to -5. तो बेटा k की क्या वैल्यू आ गई, -5 आ गई। Now we need to find out the other solution. वैसे यार अदर सोल्यूशन इसमें अगर आप ऑप्शन देखो तो -5 ही एक ऑप्शन है जिसमें k है और -2 है, तो -2 ही आना है। बट देन अगेन लेट्स जस्ट सॉल्व इट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग इट। सो नाउ द इक्वेशन completes itself because it becomes there is no unknown, and then we can basically solve it by again the middle term breaking, क्योंकि इसमें common तो आएगा नहीं। अच्छा जी, what we can do is 30, but we can first take 5 common, so x square minus x minus 6 equal to 0. Then it will become x square minus 3x plus 2x minus 6 equal to 0. तो x into x minus 3 plus 2 into x minus 3 equal to 0. x equals to 3, x equals to -2. 3 बेटा solution आंसर में ऊपर क्वेश्चन में गिवन था, तो -2 has to be the other solution. So that's it for this question. Alright guys, so let's just look at another concept that is there in the chapter of quadratics, that is called discriminants. अब देखो discriminants बेसिकली होते क्या हैं, discriminants कुछ एक फॉर्मूले के थ्रू बेसिकली वी फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स, सही है। एंड डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होते हैं, और अच्छा वो फार्मूला किस पे कंप्राइज होता है, फार्मूला इज कंप्राइज ऑन द कोफिशिएंट्स इन द इक्वेशन, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स is determined using coefficients in the quadratic equations। ठीक है जी, समझ आती है बेटा ये बात। सो नाउ अब डिस्क्रिमिनेंट्स का सीन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट्स का सीन ये है, अच्छा लेट्स जस्ट लाइक ग्राफिकली अंडरस्टैंड दिस बिफोर। अब देखो यार, अगर if I draw a graph over here and
बेसिकली अगर मुझे क्वाड्रेटिक कर्व बनाना हो सो इट लुक्स लाइक दिस. तो यार देर आर बेसिकली three types of fruits that are there. So yeah, the first one is basically where the quadratic curve cuts the x-axis at two different points. So like it in this case it cuts the x-axis at टू डिफरेंट पॉइंट्स. अब देखो इक्वेशन ना इन एक्सिस पे जीरो के बराबर होगी. ऐसे ही है ना कि दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड एट ए एंड एट बी, एट ए एंड बी y is equal to 0. So that means a and b are such values of x जहाँ पे मेरी इक्वेशन जीरो के बराबर होती. बेसिकली रूट्स सॉल्यूशंस. सही है. एट ए एंड बी क्या है? ए एंड बी बेसिकली मेरे सॉल्यूशंस हैं. तो अगर मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात करूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है? नेचर ऑफ रूट्स पता चल रही है किनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज़ के थ्रू. अभी आगे जाके इस पर बात करते हैं कैसे पता चल रही है. बट देन मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हो किस किस तरह के सकते हैं. तो यार जब भी इस तरह के रूट्स होंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह से कट कर रही हो, तो दैट मीन्स दीज रूट्स आर कॉल्ड रियल एंड डिस्टिंक्ट. अलग अलग हैं. अच्छा जी. सो देन लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप. दैट इज the second type of roots that can exist is basically this is y and this is x. The second type of roots that can exist is basically where the equation cuts the x-axis at one point. मतलब ये एक ही जगह से tangent हो. तो basically इसको क्या बोलोगे आप? इसको आप बोलोगे real and distinct भैया. सही है जी. अच्छा, अब थर्ड केस क्या होगा बेटा? थर्ड केस होगा वेयर द एक्स एक्सिस, द क्वाड्रेटिक कर्व डजंट मीट द एक्स एक्सिस एट ऑल. मतलब कभी भी कर्व जो है ना वो आपका एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा. सो इट इन दिस केस इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. तो आप इसको क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे नो रियल रूट्स. नो रियल रूट्स. ठीक है जी. अब देखो जब भी रियल एंड डिस्टिंक्ट का होगा ना तो वो क्या क्या बोल सकता है आपको? कच द कर्व एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. इस तरह की बात भी कर सकता है क्योंकि यार नज़र आ रहा है ना. और जब भी कभी अगर रियल एंड, अच्छा ये सॉरी दिस इज कॉल्ड रियल एंड इक्वल. सो लेट मी जस्ट फिक्स दिस वन. इट्स कॉल्ड रियल एंड इक्वल. इस केस में वो आपसे ये बात कर सकता है कि इट्स बेसिकली कर्व इज टैंजेंट टू एक्स एक्सिस. ठीक है. इस केस में वो आपको क्या बोल सकता है? डजंट मीट द कर्व. अब देखो फर्स्ट केस का जो डिटर्मिनेंट होगा ना, देखो बेटा जो फर्स्ट केस में अगर मुझे डिटर्मिनेंट यूज़ करके पता करना होगा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या है, तो वो मैं कैसे करूँगा? उसका डिटर्मिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0. ठीक है जी. सेकेंड केस का क्या होता है? सेकेंड केस का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0. फिर थर्ड केस का बेटा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0. तो अब देखो ये तीन डिटर्मिनेंट चूज़ करके ना मैं अपनी नेचर ऑफ रूट्स निकाल लूँगा कि भाई मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है कि भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड इक्वल है या फिर नो रियल है. सॉरी यार ये मैंने अभी देखा कि ये रियल एंड इक्वल के साथ इस तरह से लगा हुआ है. ठीक है जी. सो दिस इज ऑल फॉर डिस्क्रिमिनेंट्स. दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू नो अबाउट डिस्क्रिमिनेंट. लेट्स जस्ट सॉल्व वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज देयर इन द वर्कशीट. अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझसे उसने ये नहीं बोला कि आपने नेचर ऑफ रूट्स बतानी, उसने बोला डिस्क्रिमिनेंट निकालो. तो आपने क्या करना होगा? ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज राइट बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो b क्या है इसका बेटा? b इन दिस इज -4. सो -4 का होल स्क्वायर. a इन दिस इज 6, तो 4 into 6 एंड c इन दिस इज -2. यू हैव टू टेक
all the signs that are not positive. That means हर कोफिशिएंट का जो भी कोफिशिएंट का माइनस साइन है वो आपको माइनस साइन लेना ज़रूरी है. तो -4 is 16, 4 into 6 is 24, 24 minus into -2, 16 plus 48. So that means 16 plus 48 is 64. So the answer would be A. ठीक है जी. Alright guys, so let's just look at another concept that is very repeatedly tested. And in this concept, there are just few formulas that we need to see. So the first thing that we need to see in this is that the quadratic equation is basically what? Quadratic equation is basically ax square plus bx plus c, right? This is a quadratic equation. तो यार अगर इस quadratic equation के कितने roots होंगे? 2 roots, right? तो अगर वो आपसे कभी बोल दे, and let's just name the roots as x1 and x2. तो यार अगर वो कभी आपसे बोल दे कि आप सम ऑफ रूट्स निकालो, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? x1 प्लस x2 निकालो. अब आप इसको बेसिकली सॉल्व करने का नहीं होगा, आपको सॉल्व नहीं करना होगा कि आप इक्वेशन के पहले रूट्स निकालो, पहले फैक्टराइज निकालो, फिर रूट्स निकालो और फिर आप सम ऑफ रूट्स निकालो. नहीं, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा? सम ऑफ रूट्स का अच्छा, और इक्वेशन भी जो है ना ऐसी देगा वो, बिकॉज इट दे नो दैट दे डोंट वांट यू टू बेसिकली सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ like the actually solve the equation and find out the value of sum of roots. No, all what they want you to do is just know this formula, and this formula is basically what? This formula is that minus b upon a is the basically फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सम ऑफ रूट्स. रूट्स नहीं निकालने आपको, और ना ही आप रूट्स निकाल सकोगे, क्योंकि ना तो आपका कैलकुलेटर भी नहीं होगा और वो ऐसी इक्वेशन भी नहीं होगी जिस जो मिडिल टर्म से सॉल्व हो रही होगी. तो आपने बेसिकली क्या करना है? ऑल व्हाट यू नीड टू नो इज दिस फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज माइनस बी अपॉन ए. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट सम ऑफ रूट्स. सो इसको यहाँ लिख देते हैं, सम ऑफ रूट्स. अब वो दूसरी चीज़ क्या बोल सकता है? दूसरी चीज़ वो आपसे बोल सकता है कि आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? x1 मल्टीप्लाई बाय x2. ठीक है जी. तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का बेटा क्या फॉर्मूला है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है c अपॉन ए. तो देखो इसमें से a जो है वो ये वाला a है, b ये वाला a है और c ये वाला है. देखो अगर पॉजिटिव साइन नहीं होगा तो b का साइन अपनी जगह पे आएगा, a का साइन अपनी जगह पे आएगा, c का साइन अपनी जगह पे आएगा, a का साइन अपनी जगह पे आएगा, और ये जो माइनस साइन है ना ये इस फॉर्मूला में ही है. ठीक है जी. तो लेट्स जस्ट राइट दिस दैट दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक है जी. द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज इट्स बेसिकली द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स. बेसिकली क्या? 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2. तो बेटा इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन सी. दिस इज फॉर सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स. ठीक है जी. So this is it. These formulas are all that are there in this concept, and you need to learn them by heart before the exam. अच्छा जी. So if we look at this question now, this question says that find the sum of all values of n that satisfy the equation this n square plus 5n plus 6.25. मतलब n की वो सारी वैल्यूज ढूंढनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. अब देखो यार इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते. 6.25 के कैसे वो नंबर्स ढूंढेंगे जो मल्टीप्लाई होकर 6.25 भी बने और फिर ऐड होकर 5n भी बने. तो यार मतलब इट्स जस्ट it's going to be a mess if we try to solve it first and then find out the sum of roots. सही है, क्योंकि हमें n for all values such that this satisfy the equation. Satisfy the equation कौन सी satisfy करती हैं? रूट्स ही satisfy करते हैं ना equations को. तो यार द ईजियर वे वुड बी कि अगर आपने सिर्फ इक्वेशन को पहले लिस्ट डाउन करना है और आपने क्या करना है, आपको मैंने पीछे सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला बताया. क्या फॉर्मूला था सम ऑफ रूट्स का? द फॉर्मूला वाज माइनस बी अपॉन ए. तो यार माइनस बी क्या है? माइनस इंटू 5 अपॉन 1, दैट मीन्स -5. सो डी वुड बी द आंसर. Alright guys, so let's just look at one more thing that is called sketching of a quadratic equation. सही है. अब देखो यार sketching of the quadratic equation में क्या क्या चीज़ें होती हैं. Sketching of the quadratic equation. देखो बेटा quadratic equation में क्या क्या चीज़ें होती हैं स्केच करने में जब हम जाते हैं. देखो सबसे पहले तो होती है x इंटरसेप्ट.
सही है। अब एक्स इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? एक्स इंटरसेप्ट्स होते हैं बेसिकली सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, जहाँ पे y 0 के बराबर होता है। सही है। द सेकेंड वन वुड बी एक्स वाई इंटरसेप्ट। देन व्हाट मैटर्स नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द कर्व, क्योंकि देखो अभी मैं ये वाली बात डिस्कस करता हूँ आपसे, ठीक है। एंड देन इट इज़ टर्निंग पॉइंट्स। तो यार देखो एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होंगे? एक्स इंटरसेप्ट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसके सॉल्यूशंस होते हैं। सही है, सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर देयर आल्सो व्हाट, देयर आल्सो रूट्स, जिसको हम रूट्स भी बोलते हैं। अब वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट वेयर द कर्व मीट्स द वाई एक्सिस। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस से मिलता है। वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं? कर्व मीट्स द वाई एक्सिस। ठीक है जी। फिर आती है भाई नेचर की बात। नेचर कैन आइदर बी अ मिनिमम का कर्व और इट कैन बी अ मैक्सिमम का कर्व। देन देर इज टर्निंग पॉइंट दैट आर कॉल्ड एच कॉमा के, कुछ भी बोलो, टर्निंग पॉइंट वेयर द कर्व बेसिकली टर्न्स अराउंड। ठीक है जी। तो लेट्स जस्ट लुक एट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट एंड देन वील टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो यार मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड दैट इक्वेशन इज बेसिकली y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। ठीक है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो इसको स्केच करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले इसको स्केच करने के लिए मुझे सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट्स निकालने पड़ेंगे। तो यार देखो इसके एक्स इंटरसेप्ट्स बेसिकली आते कैसे? इसके एक्स इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए मुझे y को 0 रखना पड़ता। तो इसको जैसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करता आ जाता, तो इसके इसमें होता -7x माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। सो एक्स कॉमन लिया, x माइनस 7 माइनस 1 एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 7 एंड x इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना होता है, y इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट होता है? वेयर द कर्व मीट्स द y एक्सिस। तो x उस पॉइंट पे बेटा 0 होता है। तो इक्वेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ अगर x की वैल्यू को 0 कर देता तो मेरा आंसर आ जाता। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। सो इट वुड बिकम y इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 0 प्लस 7। सो y इक्वल्स टू 7 आ गया मेरा y इंटरसेप्ट। अब देखो यार जो थर्ड वाली चीज़ होती है ना, नेचर होती है। नेचर बेसिकली इज डिपेंडेंट अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ए। तो यार देखो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 इट इज़ मिनिमम का कर्व, इफ़ ए इज़ लेस देन 0 इट इज़ मैक्सिमम का कर्व। ठीक है जी। तो देखो भाई अगर मेरे पास ए ग्रेटर देन 0 है तो क्या मतलब है उसका? कि वो मिनिमम का कर्व है। अगर ए लेस देन 0 है तो मैक्सिमम कर्व है। अब देखो यार इस केस में क्या है? ए इज़ इक्वल्स टू 1 है। तो 1 क्या होता है? 1 0 से बड़ा होता है, तो दैट मीन्स मिनिमम का कर्व हो गया। Then let's just move on to the fourth part, that is turning point. अब देखो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए बेसिकली टर्निंग पॉइंट्स होते क्या हैं? टर्निंग पॉइंट्स यार कोई कर्व होता है ना, उसके लाइक वर्ड टर्निंग पॉइंट उसका एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कर्व टर्न कर रहा होता है। तो कर्व वो पॉइंट ही होता है, तो इसलिए वो एक्स और वाई होता है। अब बेसिकली वो उनकी जो जेनेरिक टर्म्स होती हैं इनको टर्निंग पॉइंट को बुलाने के लिए वो होती हैं एच कॉमा के। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करके समझाता हूँ, तो ताकि आपको समझ आ जाए कि एच कॉमा के है क्या। देखो बेटा अगर कभी भी ना आपको एच कॉमा के निकालना हो तो एच क्या होगा? टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। क्या होगा? एच टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एच होता है और टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट के होता है। ठीक है, तो अगर आपने एक्स निकालना है, टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, दैट मीन्स आपने एच निकालना है बेटा। तो एच का बेसिकली बेटा फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन 2a। अब ये बी और ए क्या है? ये कोफिशिएंट है जो एक्स और एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो जहां आपने एच निकालने का क्या फॉर्मूला है? माइनस बी अपॉन 2a। और बेटा के निकालने का इसका फॉर्मूला है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे माइनस होल ब्रैकेट पे लगाए अपॉन 4a। ठीक है जी बेटा, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट
एच एंड के। अब एच क्या है? एच इज बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट एंड के इज बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, समझ आता है भाई? So now if I just talk about sketching this curve, I have all four things and I can completely sketch it. ठीक है? But now the new thing that we studied in this were nature and the turning points. एक्स ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो सबको ही आते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सबको ही आते हैं। देखो टर्निंग पॉइंट का मैंने क्या बताया, आई जस्ट टोल्ड यू दैट एक्स कॉमा वाई की तरह एक टर्निंग पॉइंट होता है बेसिकली एक कर्व का। एच कॉमा के जो है इसको हम जेनेरिक फॉर्म बोलते हैं। एच का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a विच इज बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट एंड वाई का कोऑर्डिनेट होता है, के इज बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट और वाई का फॉर्मूला होता है -(b²-4ac/4a). ठीक है जी, अब इसकी इस कर्व की स्केचिंग देखते हैं। सो बेस में क्या नहीं निकाला था हमने, इसका के निकाला नहीं था, तो के भी जल्दी से निकाल लेते हैं। तो देखो के कैसे निकलेगा बेटा इसका, तो -(8) का स्क्वायर -4 × 1 एंड देन 7, ठीक है जी, अपॉन 4a। तो यार मैं इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर मैं इधर लिख देता हूँ। So it will be basically equal to -9. तो y equals to -9. तो टर्निंग पॉइंट्स क्या आ गए पूरे भाई? टर्निंग पॉइंट आ गए मेरे, इसका आएगा -b इज़ बेसिकली -8/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4। तो द टर्निंग पॉइंट वुड बी 4, -9। अब देखो यार एक काम ये करते हैं, इसको बेसिकली अब हम प्लॉट कर बेसिकली हैप्पी फेस। सो मिनिमम क्या होता है? मिनिमम इज़ बेसिकली हैप्पी फेस। तो यहाँ पे बना देते हैं मिनिमम इज़ हैप्पी फेस। सो सही है, तो बेसिकली इट इज़ लाइक दिस एंड दिस इज सैड फेस, तो दिस इज़ बेसिकली लाइक दिस। इसलिए मेरे पास क्या गिवन है? इट इज़ गिवन टू मी दैट y इज इक्वल्स टू x² -8x + 7। अब देखो अगर मुझे इस कर्व को स्केच करना है तो बेसिकली इसके मेरे पास x इंटरसेप्ट्स क्या गिवन थे? 1 और 7। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके पास बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है जी, इसको 4 बोल लेते हैं, स्केच कर रहे हैं। और एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट क्या आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा जी, इसको एक काम करते हैं हम ना 2, 4, 6 बोल देते हैं। ठीक है जी। नाउ आई जस्ट नीड टू प्लॉट दिस कर्व। अब देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट, इसका अगर हमने लास्ट सो नाउ -9 है तो इसको थोड़ा सा मुझे नीचे तक जाना पड़ेगा। सो -2, -4, -6 एंड -9। अब देखो टर्निंग पॉइंट मेरा कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। ओके, सो लेट्स जस्ट डू इट विद राइट। तो ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा और ये मेरा y एक्सिस हो गया। सो टू प्लॉट दिस कर्व व्हाट आई विल बी डूइंग इज I will just be connecting all these 4 things and I know that it is minimum, so basically minimum is। अब देखो यार यहाँ पे अगर इसको मुझे join करना है तो basically it will become something like this and then it will be continued like this। So basically ये मेरा minimum का curve sketch हो गया। अब देखो यार sketching ना आपके syllabus में नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि ये 4 चीज़ें कैसे निकलती हैं और इन 4 चीज़ों को मुझे एक्चुअली इनका मतलब क्या है, और मैं इनको ग्राफिकली आपके लाइक यू कैन डू इट इन योर हेड ग्राफिकली, ताकि आप इनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए ना आप उनको एक्चुअली सॉल्व कर सको। अगर कि मतलब कोई क्वाड्रेटिक कर्व प्लॉट हुआ आ जाए या फिर कोई क्वाड्रेटिक कर्व को वो मूव कर रहे हो, उसको ट्रांसलेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो भी क्वाड्रेटिक कर्व के साथ हो रही हों, टर्निंग पॉइंट से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो देखो टर्निंग पॉइंट का बेसिकली मैंने अभी आपको क्या सिखाया, टर्निंग पॉइंट अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? टर्निंग पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है जी। तो देखो इस पॉइंट को निकालने के लिए बेसिकली ये कोई h, k कोई पॉइंट ही है, तो ये इस केस में क्या है? 4, -9 एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स की तरह कोई पॉइंट है, बस हम उसको बोलते हैं h, k है। अब देखो h, k को निकालने के लिए आपने बेसिकली क्या करना है? आपने h को निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना है -b/2a, और k को निकालने के लिए आपने एक और फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ -b² -4ac/4a। सो दिस विल गिव यू द k, which is the y coordinate of the turning point, this will give you h, the x coordinate of the turning point। ठीक है जी। अब देखो इसी के बाद हम
तो देखो बेसिकली लेट्स जस्ट लुक एट दिस कर्व ओनली। देखो यार लाइन ऑफ सिमेट्री क्या मैं बोल सकता हूँ कि बेसिकली इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री वुड लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? It would look something like this. That means the curve is exactly cut into half when a line is drawn at its turning point. करते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है। तो देखो बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है ना बेसिकली अगर कोई भी एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अगर मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अगर मुझे इसको बेटा इस फॉर्म में लिखना है, so basically all I have to do is I have to write this equation into this form. सही है? completing the square क्या होता है? turning point form भी बोलते हैं उसको, because all what we are doing is completely transforming this quadratic equation into this form. तो basically क्या मतलब है कि हमें completing the square form में basically क्या करें, हम अब इक्वेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं उसके टर्निंग पॉइंट्स की फॉर्म में, टर्निंग पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं इक्वेशन में, इसी चीज़ को, इसी बेसिकली इस चीज़ को मैं इस फॉर्म में दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। तो बेसिकली आपने क्या करना है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 वाली, तो आपने अब इसको ये अभी नॉर्मल अपनी जेनेरिक फॉर्म में ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, हमें इसको इस फॉर्म से भाई ऐसे दिखाना है। हमें बोलना है कुछ भी नहीं करो, इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके दिखा दो भाई। तो आप क्या करोगे बेटा, आप h आपको पता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन टू ए होता है, तो आपने h की वैल्यू डाली माइनस इंटू माइनस 8 अपॉन टू इंटू 1, सो इट विल बिकम 8 अपॉन टू विच इज़ बेसिकली 4। के निकालना है बेटा, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सो बेसिकली माइनस इंटू माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का, एंड देन c इज़ 7 upon 4a, sorry this is 4, so it will become minus 64 minus 28, and then it will give us minus 36 upon 4 which is basically minus 9. So basically क्या हो गया, 4 comma minus 9 हो गया भैया. So then now when the final answer would become, a क्या है, a तो इसका बेटा 1 ही है ना, a तो इस इक्वेशन में बेटा 1 है, so that means the final answer will become 1 into x माइनस इंटू माइनस 4 होल स्क्वायर. इसका भी जेनेरिक साइन देखो, इसका ना इस फॉर्म का जेनेरिक साइन माइनस ही होता है, प्लस और माइनस प्लस इंटू माइनस 9k हो गया. अब जब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो इट विल बिकम x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 9, सो दैट्स योर फाइनल आंसर. ठीक है जी. कर्व देखता हूँ. अब देखो यार, लेट्स जस्ट लीड दिस क्वेश्चन. इट सेज दैट f of x equals to x minus h whole square plus k is such that the equations x intercepts are -1 and 5. अब x intercepts क्या है, बेसिकली रूट्स हैं. तो अब हमें क्या निकालना है, हमें उन्होंने बोला h निकालना है. h इज़ व्हाट, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट, राइट. तो देखो बेटा, अगर उन्होंने ये बात कर दी है आपसे, तो और आपको रूट्स भी दे दिए हैं, एक्स इंटरसेप्ट्स दे दिए हैं, रूट्स देते हैं, तो आप क्या करो, पहले इक्वेशन तो बनाओ है कि इक्वेशन है क्या. तो इक्वेशन कैसे बनती है रूट से, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -1 + 5 इज 4x. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा क्या होगा, 5 -5. सो दैट्स ऑल फॉर द इक्वेशन ऑफ द कर्व. अब बेटा मुझे h निकालना है. h क्या होता है, h इज़ बेसिकली माइनस बी अपॉन 2a. तो माइनस b कैसे आएगा, माइनस इंटू माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1. सो बेसिकली 4 अपॉन 2, बेसिकली क्या आ गया, h 2 आ गया. सो दैट मीन्स a इज़ योर आंसर. दैट्स ऑल. और अगर मैं, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन दैट वील बी डूइंग फॉर टुडे. And then I'll be winding up today's lecture as well. And then also in this question we need to see an important concept that is there. अच्छा देखो, इस question के लिए मैं हर जो भी options दिए मैं उनको सबको test करता हूँ, and then we'll figure out what the final answer is. So the question is right now, what the equation that is given to me is 15 plus 3 minus x whole square. अब देखो यार, अभी तो ना ये इक्वेशन रीडेबल ही नहीं है, तो इसको पहले रीडेबल बनाने के लिए बेसिकली मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं थोड़ा इंटरप्रेट तो कर सकूं कि हो क्या रहा है भैया. तो देन इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इट इनटू दिस फॉर्म, सो बेसिकली पहले 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 15 लिखो. अब देखो बेटा, इसमें ना a पहले है h बाद में, यहाँ पे उल्टा हुआ है.
तो आपने क्या करना पड़ेगा, -x+3 होल स्क्वायर +15, देन इट वुड बिकम, अब देखो x के साथ क्या है, +1 है, इसमें यहाँ पे नेगेटिव है, तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक -1 कॉमन, -1 कॉमन लोगे तो स्क्वायर भी लगा होना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि जब ब्रैकेट के अंदर था माइनस तो उसके ऊपर स्क्वायर था, एंड देन दिस विल ऑफ कोर्स माइनस कॉमन लेने की वजह से बिकम समथिंग लाइक दिस, -1 के ऊपर स्क्वायर लगा तो इट विल बिकम +1 एंड x-3 होल स्क्वायर +15. So now this is readable, and then now we know that the turning points would be, the turning point के coordinates would be this and this. So it would be, since minus is a generic sign, so h would be equals to 3 and k would be equals to 15. So that means the turning point would be 3, 15. अब यहाँ पे vertex लिखा हुआ है बेटा, so vertex means that it is, अच्छा, there is an error in the question also. This is plus, this is of course plus. So that means it will become, the first option is true. तो बेसिकली अब इस केस में क्या होगा, इस केस में फर्स्ट कॉर्ड, अच्छा अब देखो वर्टेक्स जो है ना, वर्टेक्स, इट मीन्स दैट दिस इज ऑल व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज टर्निंग पॉइंट, ठीक है जी. एंड देन लेट्स जस्ट लुक एट द सेकंड option that says the y-intercept is 15. Y-intercept is 15 का क्या मतलब है, that y is 15 when x is 0. So x is 0, -3 whole square, no it's not, I guess, -3 whole square is 9 plus 15, so it will be equals to 24. No it's not, the second option is not true at all. Then let's just look at the third one. The third one says the parabola faces downwards. So when does a parabola faces downwards? The parabola faces downwards when it's a maximum curve. So I'm doing third option. So maximum is basically downwards. ठीक है जी. So now basically when it's downward, so a is less than 0, but in this case a is equals to 0, so that means it is minimum, which means that it is upward moving. ठीक है जी. So that means third option is also not correct. The line of symmetry of the curve at x equals to 3. अब देखो line of symmetry of the curve क्या होती है. देखो लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली वो लाइन होती है दैट कट्स समथिंग इनटू एग्जैक्टली हाफ, ठीक है बिल्कुल. अब फॉर एग्जांपल अगर मेरा कर्व ये है तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए, लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली मेरी इस तरह होनी चाहिए. इफ इट्स अ मिनिमम का कर्व, सो लाइन ऑफ सिमेट्री शुड बी, सॉरी, इफ इट्स मिनिमम का कर्व, सो लाइन ऑफ सिमेट्री शुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है. तो बेसिकली यार अगर मैं थोड़ा सा, line of symmetry is basically when line of symmetry is basically what line of symmetry is a line that cuts the curve into exact half and it is at the turning point. ठीक है जी. अब देखो यार, इट इज़ एट द टर्निंग पॉइंट का मतलब ये है कि टर्निंग पॉइंट पे ही होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है. तो जब भी आपको कभी भी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी होती है ना, सो व्हाट यू डू इज़ यू बेसिकली जस्ट टेक दिस पार्ट ऑफ द कर्व, ठीक है. सो एंड यू इक्वेट इट विद ज़ीरो, बिकॉज लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली किसी भी क्वाड्रेटिक कर्व की जो है ना, वो बेसिकली एक वर्टिकल लाइन ही होगी, ठीक है, वो वर्टिकल लाइन होगी. तो वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, सिर्फ एक्स की टर्म्स में होती हैं. तो आपने बेसिकली क्या करना होगा, x माइनस एच को इक्वेट करना होगा ज़ीरो से. यहाँ पे क्या है, x-3 इक्वल टू ज़ीरो, सो द लाइन ऑफ सिमेट्री वुड बी x इक्वल्स टू 3 इस केस में. अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई चीज़ होती कि x+7 होता इक्वल टू 0 होता, तो आप क्या करते, x-7 करते, तो लाइन वुड बी x इक्वल्स टू -7 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है जी. किसी भी कर्व की लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी आती है. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो D वुड बी आवर आंसर, ठीक है जी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइज.
I know थोड़ा सा लंबा है, but it covers everything that can be tested in quadratics. All what you need to do is practice the questions in the worksheet after listening to this video. So that's it for the day. See you guys in the next video. Goodbye, take care, and good luck. Basically क्या होती है? Line to line of